तक पढ़ा दिए हैं। असहयोग आंदोलन में मैंने बता दिया पूरी तरह से कब समाप्त होगा। चोरी चौरा हत्याकांड के माध्यम से असहयोग आंदोलन गांधी जी ने ही समाप्त कर। लेकिन अब जो है आगे बढ़ने से पहले एक अधिनियम आ जाता है, चूंकि वो 1920 की 22 की बात है, लेकिन 1919 में एक अधिनियम आ जाता है, मैंटेगू-चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। इसी अधिनियम को भारत शासन अधिनियम 1919 बोला जाता है। इसको अन्य नाम भी दिया जाता है, इसको ये भी कहा जाता है भारत शासन अधिनियम, या इससे लिख लो भारत शासन अधिनियम, लिखते चले जाओ भारत शासन अधिनियम। शांत हो जाओ। अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 भी इसको कहा जाता है। इसी अधिनियम को मोटफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इसी अधिनियम को एक अन्य नाम दिया जाता है मोटफोर्ड। कभी आ गया तो कभी कंफ्यूजन ना रहा, अधिनियम भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम कभी कभी कहता है भारत शासन अधिनियम क्या है 1919, या इसका अन्य नाम है मैंटेगू-चेम्सफोर्ड अधिनियम या मोटफोर्ड अधिनियम 1919। 1919 सबका अर्थ एक ही है, सबका उद्देश्य एक ही है। कभी कभी बोल देता है भारत शासन अधिनियम 1919 के व्याख्या करिए, या भारत शासन अधिनियम में 1919 में क्या क्या मुख्य बातें थी, या ये पूछ लिया वही प्रश्न पूछिए मैंटेगू-चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 की व्याख्या की। कभी ये पूछा मैंटेगू-चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया, तो कब आया 1919 में। फिर पूछ लिया कि मोटफोर्ड अधिनियम कब आया, तो मोटफोर्ड अधिनियम आया 1919। तो एक चीजों का अलग अलग प्रकार से व्याख्या करना। ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो ऑब्जेक्टिव तरह से, सब्जेक्टिव पूछ लिया तो सब्जेक्टिव, तो बता ही रहे हैं उसके अंदर क्या क्या मुख्य बातें वो सब्जेक्टिव में आएगा। अब इसमें दो लोग जुड़े हैं, एक वायसराय है, एक जो है सचिव। इसीलिए उनके संयुक्त नामों के अधिनियम को रखा। जैसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से उधर देखिए 1909 में, तो दो लोगों का नाम है, भारत सचिव थे, एक वायसराय थे। तो अब देखो इस भारत शासन अधिनियम या मैंटेगू-चेम्सफोर्ड अधिनियम में देखो एक जो है भारत सचिव कौन है, भारत सचिव। ये मॉन्टेगू जी, जो मॉन्टेगू है ये क्या है, भारत सचिव। क्या है, भारत सचिव। ये भारत सचिव के पद पे है। और जो चेम्सफोर्ड है, जो चेम्सफोर्ड है, जो चेम्सफोर्ड है वो वायसराय है। भारत का क्या है, वायसराय। भारत का वायसराय। यही मुख्य है। अभी जो राष्ट्रपति का पद है वो वायसराय, यही कुल काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। अब भारत के तो पूछ लिया कि प्रश्न पूछा मॉन्टेगू उस समय भारत के किस पद पे आसीन थे, तो भारत के सचिव पद पे आसीन थे। किस पे, भारत के सचिव पद पे। चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे, किस पद पे थे, वायसराय थे। ये भी प्रश्न बहुत टेक्निकल पूछा है, दोनों की बात बता रहे हैं आप, ये भी दोनों प्रश्न पूछा हुआ। लेकिन इसके शुरू करने से पहले एक बैकग्राउंड है। चूंकि आप जानते हैं कि इंडियन होम रूल आंदोलन चालू हुआ था
एनी बेसेंट और तिलक के माध्यम से दोनों होम रूल आंदोलन चालू किए थे। इंडियन होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट चालू की थी, जिसमें स्वशासन की मांग की गई थी, लेकिन अंत में 1916 में चालू की गई थी और एनी बेसेंट की हर क्षेत्र में हर जो तिलक का क्षेत्र था उसको क्षेत्र का पूरे भारत में विस्तार था, इंक्लूडिंग मुंबई भी था। लेकिन गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले इनकी प्रचार हुआ। एनी बेसेंट का क्षेत्र वो स्वशासन एनी बेसेंट का जो है इंडियन होम रूल लीग आंदोलन था वो पूरी गली गली मोहल्ले मोहल्ले चले, बहुत पॉपुलर हो रही थी। और उसी समय एनी बेसेंट को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया? जेल डाल दिया, बताए हैं। और जेल डालने के बाद एनी बेसेंट को फिर जेल से छोड़ा जाता है और समझौता वो एक अध्यक्षा बन जाती है। लेकिन इसी समय एक 20 अगस्त 1917 को अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है? 20 अगस्त 1917 को एक अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है? एक अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। 20 अगस्त बैकग्राउंड है इसका। 20 अगस्त में आता है, इसलिए अगस्त प्रस्ताव। 20 अगस्त 1917 में अगस्त प्रस्ताव आता है। इसको ही मॉन्टेगो घोषणा भी कहा जाता है। इसी को या कह सकते हो मॉन्टेगो जो सचिव थे, मॉन्टेगो घोषणा भी कहा जाता है। ये दोनों सेम है। 20 अगस्त 1917 में दोनों सेम ही हैं। और उसी समय एनी बेसेंट पूरी तरह से अपना, इसी घोषणा के बाद एनी बेसेंट अपना होम रूल लीग आंदोलन क्या करती है? समाप्त कर। ठीक है। लेकिन इस घोषणा ने होम रूल आंदोलन की समाप्ति भी किया। लेकिन इस घोषणा के अंतर्गत आगे चलकर एक मार्च 1919 की भारत शासन अधिनियम दिया। इस घोषणा में ऐसी कौन सी चीजें थी जो करना था? इस घोषणा में भारत सचिव जो थे मॉन्टेगो ने, लिख लो, भारत सचिव मॉन्टेगो ने यह घोषणा कर दी कि क्या घोषणा की? स्वशासन की वाली घोषणा कर दी। अब देखो कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है। क्या प्रचार कर रहे हैं? देखो यार कि ब्रिटिश सरकार की लिख लो, ब्रिटिश सरकार की यह नीति है। क्या नीति बना रहे हैं ब्रिटिश सरकार के लोग? देखो, लिखते चले जाओ। ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारतीय जनता को भागीदारी बनाना, भारतीय प्रशासन में भारतीय जनता को भारत के जनता को प्रशासन में भागीदार बनाना, प्रशासन में भागीदार बनाना। भाई हम आपके प्रशासन में भागीदार बना रहे हैं। देखो घोषणा कर दी, जो मांगा जा रहा है उसको हम दे रहे हैं। स्वशासन की भी मांग हम देने वाले हैं।
स्थानीय संस्थाओं को आपको छूट देंगे, लेकिन शर्त हमारी रहेगी। क्या रहेगी? शर्त किसकी रहेगी? अचानक आपको सब कुछ दे देगा तो नहीं दे देगा? क्या देगा? और स्थानीय बनाया जाए, और स्थानीय लिखते चले जाओ मांटेगू चर्चफोर्ड को, मांटेगू घोषणा को। स्थानीय सुशासन और स्थानीय सुशासन या स्थानीय संस्थाओं को लिख लो इसे। स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाए। स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक विकास होगा। क्रमिक विकास होगा। अच्छी बात, ये तो होना ही चाहिए था। लेकिन जैसे मांटेगू घोषणा आया या अगस्त प्रस्ताव आया, एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन त्याग दिया। अच्छी बात है, आ गया। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन त्याग कर और कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। क्या बन गई? कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। लेकिन तो ये भी पूछ लेता है कि एनी बेसेंट ने किस घोषणा पे अपना होम रूल आंदोलन, इंडियन होम रूल आंदोलन को समाप्त किया? तो किस घोषणा पे? मांटेग्यू घोषणा या अगस्त प्रस्ताव। कब आया? 20 अगस्त 1917 को। इस घोषणा ने ये बोल दिया, मांटेग्यू जो भारत के सचिव हैं, यह कह दिया कि सरकार आपके पक्ष में कार्य कर रही है। क्या कर रही है? आपके मतलब भारतीयों के पक्ष में क्या कर रही है? कार्य कर रही है। और वो क्या क्या है कि आपको जो प्रशासन में हमारी जो क्राइटेरिया निर्धारित थी, जो हम प्रशासन में भागीदारी नहीं दे रहे थे, तो हम क्या करेंगे? इसको आपको क्या करेंगे? प्रशासन में भागीदार बनाएंगे। किसको? भारतीयों को। किसको? और आपके जो स्थानीय संस्थाएं हैं उसका भी क्रमिक हम क्या करेंगे? विकास करेंगे। तो पूछ लिया है कि किस घोषणा में भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी ब्रिटिश शासन ने देने का वादा किया? तो मांटेगू घोषणा में की। और पूछ लिया किस घोषणा में या किस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक विकास की बात कही? तो किस घोषणा में? अगस्त प्रस्ताव। दोनों प्रकार से प्रश्न क्या करता है? पूछता है। और अभी 12th वालों का एग्जाम लिया गया, उसमें भी ये बातें आई। तो अब जो ये हमेशा प्रश्न पूछता रहता है। लेकिन अब भारत में दो वर्ग थे, नरम और गरम दल, उग्रवादी और उदारवादी दल, नम्य दल और अनम्य दल। उग्रवादी गरम दल को कहा जाता है, अनम्य दल गरम दल को कहा जाता है, और नरम दल उदारवादी, नरम दल उदारवादी और नम्य दल एक ही है। चाहे उदारवादी कहिए, चाहे नम्य दल कहिए, चाहे नरम दल वाले कहिए, सब की विचार आइए स्वशासन की मांग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वशासन की। ये डोमिनियन उदारवादी जो होते हैं वो डोमिनियन स्टेट के अधिराज की मांग करते हैं। जो उग्रवादी है वह पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। इन दोनों की विचारधाराएं क्या है? अलग अलग। लेकिन
अधिवेशन में 1907 में अलग हुए थे, फिर आकर लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक, दोनों अपनी अपनी नीति थी। उसके बाद अब ये फिर 1916 लखनऊ समझौता में, जिसकी अध्यक्षता अमिताचरण मजूमदार ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने इसकी विरोध किया था। गांधी जी ने उसी समय राजकुमार शुक्ल से मिले थे और गांधी जी ने उसी के राजकुमार के निमंत्रण पे चंपारण गए थे और उसी समय मुस्लिम लीग भी एक हुआ था। तो नरम दल और गरम दल दोनों एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से लखनऊ समझौता में क्या हुए थे, एक हो गए थे। जो सूरत अधिवेशन में क्या हुए थे, अलग अलग हो गए। लेकिन सूरत अधिवेशन में नरम दल, ध्यान देना, सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों ये अलग अलग हुए थे। लेकिन उसमें अलग होने, जो पहले अलग हुआ था वो गरम दल ने, दल से नरम दल के दल से क्या हुआ था, अलग हो गया। लेकिन वही फूट फिर से जब मॉन्टेगू चेस्कोट की घोषणा हुई, एक साल भी नहीं चल पाई जो एक हुए थे, फिर नरम दल और गरम दल क्या हो जाएंगे, इस घोषणा में क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो लिखना है, क्या करना है, लिखना है। लिखना मॉन्टेगू घोषणा में, लिखो मॉन्टेगू घोषणा में, इस घोषणा में लिखो, इस घोषणा को लेकर, ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे शांत रहो। इस घोषणा को लेकर, इस घोषणा को लेकर नरम दल मतलब उदारवादी और गरम दल उग्रवादी, वामपंथी, इनको आतंकवादी दल कहा जाता है। नरम दल और गरम दल, उग्रवादी दल दोनों अलग हो जाते हैं, फिर से दोनों पुनः अलग हो जाते हैं। जो लखनऊ समझौता में एक हुए थे, ऐसे भी लिख लेना जो क्लियर रहेगा तुम्हारा। जो लखनऊ समझौता 1916 में एक हुए थे, अब क्या हो गए, अलग हो जाते हैं। लेकिन इस बार गरम दल वाले अलग नहीं हो, इस बार नरम दल ही वाले अपना क्या हो जाते, अलग रास्ता अपना लेते। इस बार नरम दल वाले सूरत अधिवेशन में गरम दल वाले अलग हुए थे उदारवादी दल से, उग्रवादी दल अलग हुआ था उदारवादी दल से। लेकिन इस बार नोट देना है, ध्यान देना, इस बार उदारवादी दल ही अपने आप को अलग कर लेगा उग्रवादी दल से। लिखो इस घोषणा से, लेकिन लिखना है, लेकिन इस बार अलग कौन हुआ, उदारवादी दल हुआ। कौन हुआ, उदारवादी दल हुआ। और ये उदारवादी दल जब अलग होकर एक
संस्था का गठन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? संस्था का गठन। ये वो संस्था सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में, मिटा दे रहे इसको जी। अब नरम दल गरम दल अलग हो गए। इस बार उदारवादी दल ने ही दल को अलग किया है। और इसी समय एक नरमपंथी दल ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक संस्था गठन कर देंगे। ये अध्यक्षता में नरम दल वाले एक संस्था गठन करेंगे। उस संस्था का नाम होगा, एक संस्था का गठन करेंगे, उस संस्था का नाम होगा भारतीय उदारवादी संघ। अब क्या कर लेंगे? उग्रवादी संघ तो नहीं बनाएंगे ना जी, क्या बनाएंगे? भारतीय उदारवादी संघ। उस संस्था का नाम बनाएंगे भारतीय उदारवादी संघ का निर्माण कर। अब अपना अपना अलग अलग काम करने लगे, अपना अपना। अब उसी समय तुम जानते ही हो कि बहुत सी घटनाएं घटती है। चंपारण आंदोलन होता है, अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है, खेड़ा आंदोलन होता है, उसी समय असहयोग आंदोलन होता है। मतलब अनेक ही समस्याएं होती हैं, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग समस्याएं होती हैं। अब इस समय बहुत से क्या होता है, संस्थाओं का आंदोलन का जो है भाग लिया जाता है। गांधी यहां भाग लेते हैं और बहुत सी समस्याएं आती हैं। और ब्रिटिश से लगातार मांग किया जाता है कि हमको स्वशासन जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में आप घोषणा किए हैं उसमें कब देंगे, आप कब देंगे? तब इसी समय आ जाता है क्या, भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 या मेंटफोर्ड अधिनियम 1900। इसी मॉन्टेगू घोषणा का आधार बनाकर इसमें भारतीयों को क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इसलिए हम इसको जो है क्या किया, बैकग्राउंड को क्लियर किया कि कैसे भारत शासन अधिनियम 1919 आएगा। तो जब तक बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा तब तक कोई चीजें। तो अब हेडिंग क्या डालना है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919। अब इसी में मुख्य मुख्य बातें आपको जो होगा वो बताया जाए। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। उठो, तुमको कर रहे उठो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, कह रहे हैं तुमको उठने के लिए। हाँ, और इसमें भारत सचिव मॉन्टेगू होंगे और वायसराय कौन होगा, चेम्सफोर्ड होंगे। कौन होंगे? चेम्सफोर्ड होंगे। अब ये 1900 भारत शासन अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम में देखो बातें क्या क्या आती है। अब इसी में ये जो अगस्त प्रस्ताव था वो पूरी तरह से, अब ये अपना प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के 1918 में रखा और उस 1918 में रखकर 1919 का अधिनियम आया। ये देखो, अगस्त प्रस्ताव के आधार पर बना। अगस्त प्रस्ताव के आधार पर क्या बना, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया 1917 में। 19
1918 में अपना रिपोर्ट दिया। ये प्रस्ताव अपना रिपोर्ट कब दिया? 1918 में दिया। और 1918 के बाद यही आया, क्या आया? भारत शासन अधिनियम 1919 आया। भारत शासन अधिनियम क्या है? 1919 आया। लिख लो, भारत शासन अधिनियम 1919 आया। 1991 नहीं, 1919 आया। और यह लागू हुआ 1921 में। यह लागू कब हुआ? ये भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ? भारत शासन अधिनियम लागू हुआ कब? 1921 में। ये तीनों चीजें, चार चीज पहले नोट करो। ये चार चीज क्या करो, पहले नोट करो। बना किस प्रस्ताव पे? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव गठित कब हुआ? 1917 में। रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कब किया ब्रिटिश सरकार के समकक्ष? 1918। अब भारत शासन अधिनियम उसी रिपोर्ट का आधार बनाकर बना कब? 1920। वही मैग्निट्यूड अधिनियम। और इस अधिनियम को लागू होने में कितना दिन, कई साल लग गया? 2 साल बाद। 2 साल बाद लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1921 में। अब देखो इसमें क्या क्या बातें हैं, मुख्य बातें। अब देखो आता है इसमें कौन कौन से बातें आएंगी। पहला जो मुख्य बातें हैं उसको नोट करो। प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन प्रणाली लागू हुआ इस अधिनियम में। लिखना, प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन प्रणाली लागू हुआ। इसमें बहुत सी बातें क्लियर होगी। इसमें द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई या लागू हुआ। प्रणाली लागू हुआ। दो लोगों का द्वैत शासन माने 2 लोगों का शासन। कितने लोग का शासन? 2 लोगों का शासन। 2 शासकों का शासन द्वैत शासन कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में? और इसमें जो द्वैत शासन प्रणाली होता है उसमें 2 विषय आते हैं। इसमें कितने विषय आते हैं? 2 विषय। लिखना, कितने विषय आते हैं? 2। एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरणीय विषय। एक जो आरक्षित होगा, जो रिजर्व होगा। अभी भारत सरकार कोई अपना जैसे रेलवे विभाग, मिलिट्री विभाग, वन विभाग हो गया, तो उसको प्राइवेट तो नहीं कर रहा है ना। रेलवे को मान लीजिए कर रहा है, लेकिन मिलिट्री विभाग को, वन विभाग को प्राइवेट तो नहीं कर रहा है ना। क्या कर रहा है? अपने पास रिजर्व रखा है कि नहीं? अगर मिलिट्री विभाग को ही अगर अनरिजर्व कर दिया जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो अब वो जो रिजर्व विभाग होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आरक्षित विषय होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्लियर कर लेना, आरक्षित विषय जो होगा वो किसके पास होगा? आरक्षित विषय अंग्रेजों के पास हो, ब्रिटिश सरकार के पास हो। किसके पास होगा? अंग्रेजों या ब्रिटिश सरकार के पास हो। आरक्षित विषय लिखना है। 2 विषय आती है। एक आ गई आरक्षित विषय। पढ़ाई कर लो जी, फोटो बाद में लेना, पहले
डिलीट करके पढ़ाई करो। आरक्षित विषय, अब बदमाशी ना करो। आरक्षित विषय। अब दूसरा कौन विषय आएगा? हस्तांतरणीय विषय। दो विषय आए, दो भाई, दो लोगों का द्वैत शासन प्रणाली वाले दो लोगों का शासन। किसके लोगों का? दो लोगों का शासन होगा। एक हस्तांतरण विषय होगा, एक कौन होगा? आरक्षित विषय। आरक्षित विषय हमेशा अंग्रेज रखें। ब्रिटिश सरकार बहुत महत्वपूर्ण विषय होती है, वो अपने से हथकंडा नहीं हटाएंगे, वो हमेशा अपने पास ऑथराइज करेंगे, प्रोप्राइटर वही होंगे। किसी को वन विभाग हो गया, सैन्य विभाग हो गया और अन्य विभाग, कानून विभाग हो गया, जो भी विभाग होगा, पुलिस विभाग हो गया, वो सब क्या करेंगे? अगर पुलिस विभाग को अगर भारतीयों के अंदर कर देंगे तो विद्रोह हो जाएगा कि नहीं? उनके, क्योंकि सभी भारतीय हैं तो सब जो है भारतीय पक्ष में हो जाएंगे। कानून अगर न्याय विभाग कर देंगे तो किसके पास चले जाएंगे? सब जो है निर्णय किसके पक्ष में होने लगेगा? भारतीयों को। तो जो मुख्य विषय थी वो अपने पास रख लिए, जो ब्रिटिश सत्ता के लिए हानिकारक। तो उसमें गवर्नर जनरल उसके जो है काउंसिल के सदस्य होते थे। लेकिन इसमें देखो आरक्षित विषय में कौन कौन आता है, लिखो। आरक्षित विषय में पुलिस विभाग, लिखो पुलिस। कौन आएगा? पुलिस। बनाते ऐसे चले जाओ, पुलिस। दूसरा आएगा कानून व्यवस्था। जितने भी भारत में कानून व्यवस्था होगा, कौन देख रहा है? अंग्रेज देख रहे हैं, भारतीय। जितने महत्वपूर्ण विषय होंगे वो आरक्षित विषय में होंगे, जो ब्रिटिश सरकार के अनुकूल रहा है, और जितनी फालतू रहेंगे वो भारतीयों को दे देंगे। जो उत्तरदायित्वहीन रहेंगे वो अपने पास रख लेंगे, और जो इसका उत्तरदायित्व देना है, भार देना है, वो भारतीयों को दे देंगे। और लिखो आकाल और वित्त विभाग। वित्त विभाग और आकाल। पुलिस विभाग अगर भारतीयों के पक्ष में दे देंगे तो आंदोलन रुकेगा नहीं, रुकेगा? तो पुलिस उनके पक्ष में हो जाएगा। कानून व्यवस्था उनके पक्ष में कर देंगे, भारतीय ठीक नहीं पाएंगे, ये सब गलत तो कर ही रहे हैं। और वित्त विभाग अगर कर देंगे तो जितनी बजटरी विभाग है, राजस्व विभाग है, तो कुल भारतीय जान नहीं जाएंगे। तो अब भारतीय के पक्ष में अगर मंत्रियों के पक्ष में कर देंगे तो भारतीय मंत्री क्या करेंगे? उसको भारत के लिए लागू करेंगे ना। आकाल बहुत ज्यादा पड़ता था, अकाल संहिता गठित होता था, अब मुआवजा मिलता नहीं था, और इसलिए अकाल को अगर आप उनको दे देंगे तो पूरी बजट ही खाली कर देंगे। क्योंकि भारत के नागरिक, भारत के मंत्री हैं, भारत के ही नागरिक हैं, अगर उनको दे दिया जाएगा तो भारतीयों के पक्ष में निर्णय लेंगे कि नहीं? जिस देश का नागरिक होगा उस देश का पक्ष लेगा। और चूंकि ये तो आए थे अधिकार उपनिवेश बनाकर हमको शोषण कर रहे हैं। जितने महत्वपूर्ण विषय था, यह महत्वपूर्ण विषय है। अपने पास अंग्रेज क्या रखें? क्या करें? अपने पास रखें, भारतीयों को देंगे? हाँ, अपने पास रख लेंगे। लिखो इसका नियंत्रण गवर्नर जनरल करता था। कौन करता था? इसका नियंत्रण करता था गवर्नर जनरल। आरक्षित विषय का नियंत्रण कौन करता था? इसका नियंत्रण करता था गवर्नर जनरल।
साथ साथ में उसके सहयोगी भी थे, साथ साथ में उसके, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल और काउंसिल करता था। ये पूरी तरह से ब्रिटिश के नियंत्रण में थी बात। ध्यान पहले दे देना ये चीज को, आरक्षित विषय पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार अपने अंदर रखी थी। इसमें अति महत्वपूर्ण चीजें थी, वो आरक्षित विषय में समाहित थी, वो अपने नियंत्रण में रखी थी। जितने फालतू चीजें हैं वो हस्तांतरणीय विषय में आएंगे। किसके आएंगे? और उसके गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में रख देंगे। ये समझ लेना, ये होगा गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री, भारत के जो भारतीय मंत्री हैं उनके नियंत्रण में हो। अब देखो इसमें कौन कौन से विषय, जितनी फालतू विषय है इसी में आ जाएगा। देखो शिक्षा, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जितनी चीजें होगी इसी में आ जाएगी। लिखो गरीबी, शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी और स्थानीय स्वशासन और स्थानीय जितने भी विषय जो उत्तरदायित्व वाली विषय होगी किसके पास आएगी? भारतीय नियंत्रण। किसके पास? और उसमें भी प्रोटोकॉल है। अगर ये चाहेंगे कि इसको दूर करने के लिए तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर है, नहीं करने देगा, बिल पास नहीं करने देगा। करने देगा? क्योंकि वित्त विभाग किसके पास है? किसके पास है? तो वित्त में अगर वित्त दोगे तभी तो शिक्षा दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी। फाइनेंस दोगे तभी ना स्थानीय सुशासन होगा। तो सब कुछ कंट्रोल अपने पास रखे और फालतू चीजें, खाली ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? लेकिन भारतीय लोग सोच रहे हैं कुछ ना कुछ तो हमको मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा था कुछ ना कुछ हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ ना कुछ हमको छूट मिल रहा है। तो अब जो जितनी उत्तरदायित्व वाली विषय थी वो भारतीयों के पास आ गया। अगर करना भी चाहे तो गवर्नर जनरल का वीटो था। क्या था? वीटो था। अब जितने अति महत्वपूर्ण बातें आ गई किसके अंदर आ गई? ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत है। जितनी आरक्षित विषय है पूछ लेता है कि किस, प्रश्न पहले सुनो, किस भारत शासन अधिनियम में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ? किसमें? बोलो। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919। फिर इसमें दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि किसमें आरक्षित विषय किसके अंतर्गत रहता था? ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के? अब इसमें और गहराई से अगर पूछेगा तो द्वैध शासन प्रणाली में दो विषय थी जो आरक्षित विषय में। अब एक जब पूछ लेगा कि पुलिस किस विषय में आती है, कानून व्यवस्था किस विषय में आती है, वित्त विभाग किस विषय में आती है, आकार विभाग किसके विषय में आती है, तो अति महत्वपूर्ण विषय हुआ कि नहीं? उसका नियंत्रण कौन करेगा? गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पूरे ही भारतीय और अंग्रेज होंगे। और जितना उत्तरदायित्वहीन होगा, उत्तरदायित्व जिसमें होगा
उत्तरदायित्व बहन अपना ले लिया, उत्तरदायित्व जिसमें होगा जितनी फालतू चीजें होंगी, शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, समझ रहे ना, और सब हस्तांतरणीय विषय में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? तो शिक्षा किसमें है? हस्तांतरणीय विषय में। किसमें है? बेरोजगारी, भुखमरी और स्थानीय स्वशासन किसमें है? स्थानीय स्वशासन पूछता है और शिक्षा दोनों पूछता है। स्थानीय स्वशासन किसमें है? आरक्षित की हस्तांतरणीय में? किसमें है? इसका नियंत्रण गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री करेंगे। कौन करेंगे? गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री करेंगे। अब द्वैत शासन जो प्रणाली आया उसके जनक कौन है? लिख लो, लियोनिस कार्टियस। लियोनिस कार्टियस द्वैत शासन प्रणाली की क्या है? जनक है। क्या है? जनक। अब ये चीजें एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? बार बार मैं कह दे रहा हूं कि प्रांतों में पहली, ये प्रश्न पूछा, प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम, भारत शासन अधिनियम में आया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड अधिनियम। फिर पूछ लिया कि आरक्षित दो कितने विषयों में बांटा गया? 2, आरक्षित और हस्तांतरणीय। प्रांतों को हस्तांतरण, आरक्षित और हस्तांतरणीय, और उसी दोनों विषय को जो अति महत्वपूर्ण है तो आरक्षित में रखा गया है, और जो कम महत्वपूर्ण विषय है वो कहां रखा गया? हस्तांतरणीय में रखा गया। ठीक है, इसको मिटाए, लिखो आगे। इसमें आगे लिखो, मुसलमानों की तरह लिखो, केंद्र में भी, ऐसे लिखो, केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय, केंद्र में भी, ये भी प्रांत छोड़ो, केंद्र में भी द्विसदनीय, केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। 2 सदनीय व्यवस्था की गई थी। व्यवस्था की घोषणा की गई थी इसी भारत शासन अधिनियम 1919 में। इसी भारत शासन अधिनियम 1919 में। और ये 2 सदनों में विधानसभा होता है। कितना? विधानसभा। देखो, इसमें एक विधानसभा होता है, दूसरा राज्य परिषद। दूसरा क्या है? राज्य परिषद। एक विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। विधानसभा का जो कार्यकाल है, विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है, और विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। कितने वर्ष? लिख लो, कितने वर्ष? इसके एक विधानसभा का जो सदस्य थे 145 थे। इसके सदस्य कितने थे? 145। कितने थे?
इसके जो सदस्य थे 145 थे और विधान परिषद के जो सदस्य कितने थे 60। कितने? 60। तो केंद्र में भी द्विसदनी की व्यवस्था की गई। पहला सदन विधानसभा और दूसरा सदन कौन है? राज्यसभा, राज्य परिषद। कौन से है? राज्य परिषद। विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष? इसमें सदस्यों की संख्या 145, इसमें सदस्यों की संख्या कितने? 60। और अब देखो, इसी को विधानसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कभी पूछ लेगा, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन, इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। विधान परिषद को निम्न सदन भी कहा जाता है। नहीं, इसको निम्न सदन कहा जाता है। सॉरी, इसको निम्न सदन, विधानसभा को निम्न सदन, सॉरी उल्टा हो गया। इसको उच्च सदन, विधान परिषद को क्या होता है? उच्च सदन भी कहा जाता है। दोनों अलग अलग हो गया, उल्टा हो गया। अब देखो, अब ये पूछ लेता है कि द्विसदनी, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की घोषणा किस अधिनियम में की गई थी? किस? मॉन्टेगू जेम्स कोड अधिनियम 1900। बार बार इसमें प्रश्न 1909, 1935, 1919 में प्रश्न खूब पूछता है, इसीलिए इसकी डिटेल में व्याख्या किया जा रहा है। संवैधानिक विकास में खूब प्रश्न पूछता है। और एक को विधानसभा निम्न सदन, एक को राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन का कार्यकाल 5 वर्ष और निम्न सदन विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष हुआ? 3 वर्ष। उच्च सदन विधानसभा का सदस्यों की संख्या 145 और इनके सदस्यों की संख्या, उच्च सदन और राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या कितने? 60। अब देखो, इसी में लोक सेवा आयोग का गठन भी होगा। इसी में मद्रास के गैर ब्राह्मणों और सिखों को भी सांप्रदायिक आधार पर अलग किया जाए, जैसे मुसलमानों को 1909 में किया। इसी में उच्चायुक्त की नियुक्ति होगी। इसी में महिलाओं की भागीदारी भी दी जाएगी। इसी भारत शासन अधिनियम 1919 में लिखो, भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लिखो, भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेगू जेम्स कोड अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? लोक सेवा आयोग। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की गठन, आयोग का गठन किया गया। साथ साथ में लिखो, पहली बार लिखो,
महिलाओं को वोट देने का, लिखो, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। वोट, मत, वोट देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 में मिला। चौथा हो गया, पांचवा लिखो क्या है। इस अधिनियम में सिखों को भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेगू चेम्स कोड अधिनियम 1919 में सिखों को इस अधिनियम में सिखों को और मद्रास के गैर ब्राह्मणों को और मद्रास के गैर ब्राह्मणों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन 1909 में मिला भारत शासन अधिनियम मानवीय मिनटों सुधार में, वैसे अब किसको मिल गया? ये भी डिमांड उसी समय करने लगे थे। तो पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई। पांचवा, छठा, लेकिन इतना पहले समझो कि क्या है। पहले लोक सेवा आयोग का गठन ब्रिटेन में होता था, वहां जाते थे, इंग्लिश में पेपर होता था, लोग देते थे और उनकी टेंडेंसी, चूंकि वहीं के सदस्य थे, वहीं के अध्यक्ष थे, वहीं के अंग्रेजी अध्यक्ष थे, अंग्रेज सदस्य ही थे। कोई जो है भारतीयों को क्लर्क के रूप में देखना चाहते थे, उच्च पद में कोई देखना नहीं चाहते। इसलिए ब्रिटेन में एग्जाम होता था तो बहुत से लोग ब्रिटेन जा ही नहीं पाते थे, पैसे का भाव में, या ये कहा जाता था कि अगर हम समुद्र पार कर देंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अनेक सामाजिक मान्यता और आर्थिक कमियों के कारण लोग ब्रिटेन में योग्य होते हुए भी ब्रिटेन में क्या करते थे, परीक्षा का आयोजन होता था, लेकिन ब्रिटेन जा नहीं पाते। अगर आज ही हमको कहे कि परीक्षा का आयोजन अब ब्रिटेन डाला है तो जाएंगे हम। अभी भी पैसा अगरा हो गया लेकिन एफर्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण होगा भरे जाए। तो इसमें तो जानते थे कि अंग्रेज ही है सब कुछ, अध्यक्ष सदस्य जो भी करना है, निर्णय करना है, अंग्रेजे करना है। तो उनका एक ही माइंडसेट हो गया है कि केवल भारतीयों को क्लर्क बनाना है, उच्च पद पे नियुक्त नहीं करना है। तो लोक सेवा में आईपीएस आईएएस होंगे तो उनको कहां से रखेगा? जो पूरी प्रशासन चलाएगा रखेगा नहीं ना। तो इसलिए उनको या तो फेल कर दिया जाता था या तो क्लर्कियल पद दे दिया जाता था। तो जो बहुत संपन्न होते थे, जो बहुत दृढ़ होते थे, वो जाकर एग्जाम देते थे। तो इसमें अब बहुत से लोग सामाजिक मान्यता होता था कि अगर समुद्र हम पार करते हैं तो हमारी धर्म क्या होगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो बहुत से लोग इस धार्मिक मान्यता पे भी नहीं जाते थे, सामाजिक मान्यता पे भी नहीं जाते थे। तो इसलिए अब
इस अधिनियम में एक संशोधन कर दिया गया, कहा नहीं, भारत में ही लोक सेवा आयोग का क्या होगा, लोक सेवा आयोग का भारत में ही गठन होगा। अब एग्जाम कहां होगा, भारत में। कहां होगा, भारत में होगा। तो सहूलियत मिला कि नहीं, अब सब लोग दे सकते हैं कि नहीं। धीमे धीमे देखिए, अब सदस्य को भी अधिकार मिलेगा, भारतीय सदस्य भी होंगे। लेकिन पहला तो स्टेप चला कि नहीं, जो ब्रिटेन में होता था परीक्षा का आयोजन, अब गठन हो गया 1919 भारत शासन अधिनियम में लोक सेवा आयोग का। कहां गठन हुआ, भारत में। कहां हुआ। दूसरी बात, पहले महिलाएं भाग नहीं लेती थी वोट देने में, मत देने में महिला भाग नहीं लेती थी। अरस्तु ने कह दिया था कि महिला का कोई अधिकार नहीं, उनकी अधिकार चार दीवारी में, चार दीवारी के अंदर है। लेकिन समय बदला, परिस्थिति बदली, सब महिलाओं ने आज बहुत बड़ी भागीदारी दे रही है। तो अब जो है, चूंकि असहयोग आंदोलन में भी बहुत भागीदारी की थी, एनी बेसेंट तो महिला ही थी ना जी। होम रूल आंदोलन चलाई थी, एनी बेसेंट पुरुष थे क्या, महिला थी ना। सरोजिनी नायडू क्या थी, महिला थी। पहली बार दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिली। अब उन्हीं की असहयोग आंदोलन में, धसड़ा आंदोलन में वो पूरी तरह से भागीदारी की, लाठी भी खाई। तो कोशवी संघ और उनकी पत्नी गांधी जी की पौष्य महिलाओं ने अपना राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की। तो फिर महिलाओं को भी ये मांग किया गया कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दीजिए। तो पहली बार मिला 1919 में भारत शासन अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहली बार कहां मिला। अब चूंकि तुम जानते हो, रुकिए सर, इतनी जल्दी कि अब इसके बाद महिलाओं की भी पहली बार इसमें भागीदारी मिली। साथ साथ में 1919 के मामले मिंटो सुधार में एक बात स्पष्ट हुई कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई, उनका जो है निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। अब मुसलमान जो है अलग से अपना जो है चुनाव लड़े, उनके क्षेत्र में कोई हिंदू चुनाव नहीं। और चूंकि अंग्रेज की हिमायती थे तो अंग्रेज इनको छूट दे। अब अंग्रेज राष्ट्रीय आंदोलन तोड़ने के लिए मुसलमानों को, कुछ लोगों को अलग भी कर लिया, बाद में सिखों को भी यही बीज बोएगा, खूब डालो राज करो। अब क्या कर देगा, अब सिख भी मांग कर दिए कि हमको भी पृथक निर्वाचन की दीजिए, और मद्रास के गैर ब्राह्मण भी मांग कर दे कि हमको भी पृथक निर्वाचन दीजिए, हमारा भी कम्युनिटी है, हमको भी दीजिए, हम ही वही क्षेत्र में लड़ेंगे, तो रिजर्व रहेंगे तो हम जीतेंगे। तो पहली बार मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड भारत शासन अधिनियम 1919 में सिखों को भी, मद्रास के गैर ब्राह्मणों को भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर। अब कांग्रेस इसकी मान्यता देगी तभी तो उसको जो है होगा। जैसे 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मान्यता, पृथक निर्वाचन की मान्यता दे दी थी, तभी तो वो लीगल संस्था हो गई थी। अब इसमें देगी कि नहीं देगी पता नहीं, लेकिन ये खूब डालो राज करो की नीति चल रही। अब देखो तीसरी बात है, अब जो भी अगला है, पांचवा, छठवा, सातवा, जो भी है, आगे लिखो। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम, छोटी मोटी अधिनियम नहीं। लिखो, भारत के लिए सर्वप्रथम यहां पे क्या क्या गठित हुआ। सर्वप्रथम भारत के लिए, सर्वप्रथम भारत के लिए सर्वप्रथम भारत के लिए सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, क्या क्या गठन हुआ देखो। महालेखा परीक्षक
लोक सेवा आयोग, लिखो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, का गठन हुआ। क्या हुआ? लोक लेखा समिति की पहली बार इसी अधिनियम में गठित हुई। अब उच्च मंडलायुक्त की भी इसी में गठित होगा, इसी में नियुक्ति होगी। पहली बार उच्च मंडल का गठन होगा, हाई कमीशन का गठन होगा। लिख लो, इसी में पहली बार हाई कमीशन की गठन होगा। लेकिन देखो क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक है, एक बात और कह दिया है, इसके 10 वर्ष बाद, बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चल के बहुत ये चीजें क्लियर करें, नोट में लिखना। ये सब बातें बोल दिया गया इसमें। एक सेक्ट में यह भी कहा गया कि इसके 10 वर्ष बाद इस आयोग क्या अधिनियम का क्या होगा, समीक्षा कि कितना स्वशासन काम कर रही है, कितना यह अधिनियम कारगर हुआ। लिखो, इस एक्ट में कहा गया कि 10 साल बाद 10 साल बाद इस एक आयोग गठित होगा, एक आयोग गठित होगा, एक आयोग गठित होगा जो घूम घूम कर, लिखो, जो घूम घूम कर भारत में यह समीक्षा करेगी कि जो घूम घूम कर भारत में यह समीक्षा करेगी कि समीक्षा करेगी कि स्थानीय स्वशासन और शिक्षा का विकास कहां तक पहुंचा। स्थानीय स्वशासन, अब इसकी समीक्षा होगी 10 साल बाद। वो शिक्षा का जो विकास है, मतलब जो हस्तांतरणीय विषय है, जो अनरिजर्व विषय है, ट्रांसफरेबल है, उसकी समीक्षा की। अपने वित्त विभाग की समीक्षा अपने अंदर रहने वाला वो अपने समीक्षा कर ले रहा है। कितना बजट खाली हुआ उसकी समीक्षा, कितना अकाल को पहुंचा उसकी समीक्षा नहीं करेगा। जितना जो उसके पास उत्तरदायित्व है उसकी समीक्षा नहीं होगी। किसकी समीक्षा होगी? जो भारतीयों की। शिक्षा का विकास और स्वशासन किसके अंदर है? भारतीय मंत्रियों के अंदर है ना। जो भारतीयों के अंदर है उसी का केवल समीक्षा करेंगे। तो इसी में साइमन कमीशन की गठन हो जाती है 10 साल बाद। 1919 में 1929 आता कि नहीं बताओ? 10 साल बाद क्या हो जाएगा बोलो? 1919 के बाद 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? चलो मैथ तो सही है तुम सबका।
गुड। कब होगा? लेकिन 1929 के पहले कुछ परिस्थितियां आ जाती है तो 8वें साल में गठित हो जाए। क्या होता है? 8 साल में ही गठित हो जाता है। कितने साल में? 8 साल में ही गठित हो जाता है। 1927 में 1900 परिस्थितियों के कारण 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। क्या गठन होता है? साइमन कमीशन का गठन क्यों होता है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की समीक्षा करने की। किसके लिए? कितना शिक्षा का विकास हुआ, कितना सुशासन का विकास हुआ, इसकी समीक्षा करने की। इसीलिए ये इतिहास में एक एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। क्या गठन हो जाता है? साइमन कमीशन का जब गठन हो जाता है और साइमन कमीशन में सदस्य और अध्यक्ष होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन साइमन कमीशन उसकी जो भारत की समीक्षा भारतीय नहीं करेंगे। कौन करेगा? भारतीय समस्याओं की समीक्षा भारतीय नहीं करेंगे बल्कि अंग्रेज करेंगे। कौन करेंगे? तो कर पाएंगे? जो खुद ही अंग्रेजी मानसिकता से पीड़ित है, अपने राष्ट्र की मानसिकता से जो पीड़ित है, वो सही रिपोर्ट देगा? इसका विरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें साइमन कमीशन का जो विरोध होता है, विरोध का कारण लिखो। विरोध का कारण जो गठन होता है, विरोध का कारण, इसमें सभी कोई भी भारतीय सदस्य, या ऐसे लिख सकते हो, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, है ना? इसमें इस कमीशन में इसमें सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। कोई भारतीय नहीं था। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भारतीय नहीं था। लो भैया, मतलब भारतीय की समस्याओं को अंग्रेज हल करेंगे। अब जो वही है कि जो अपने देश की रक्षा कर रहा है, गलत हो चाहे सही हो, उसकी समर्थन कर रहा है, वो करेगा, सही रिपोर्ट देगा। क्या बताओ? तुम अंग्रेज ब्रिटिश जाओगे, समस्या, ब्रिटिश समस्या अगर व्याख्या करोगे, सही करोगे? करोगे? कोई देश दूसरे देश की समीक्षा सही, अगर वो गुलाम बनाए तो समीक्षा सही करेगा? अगर सही कर देगा तो उसको हटना पड़ जाएगा। हटना पड़ जाएगा कि नहीं? तो वो सही रिपोर्ट नहीं देंगे। इसलिए भारतीयों ने क्या कहा? इसका क्या किए? विरोध कर दिए। क्या कर दिए? विरोध कर दिए। इसी विरोध के कारण लाला लाजपत राय को लाठी पड़ी, जाकर मृत्यु हो गई थी कि नहीं? अब वही बोले थे कि हमारे शरीर पे पड़ा हुआ प्रत्येक लाठी की घाव ब्रिटिश सत्ता के लिए ताबूत की कील बनेगी। और इसी साइमन को विरोध हुआ और नारा दिया गया। देखो, नारा दिया गया क्या? साइमन गो बैक। साइमन गो बैक, वापस जाओ। जैसे ही बंबई बंदरगाह में पहुंचा, उससे समुद्री मार्ग से आए वो सब, बंबई बंदरगाह में पहुंचा, तैसे कहा साइमन, मैं आपका विरोध करता हूं। क्या करता हूं? मद्रास, लखनऊ में गुब्बारा फैलाकर विरोध किया। गुब्बारा लाया गया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। पतंगों में लिखा गया कि साइमन गो बैक और साइमन। पंजाब में लाला लाजपत राय, सभी लोग इसका विरोध किए। पूरे भारत में इसकी पोस्टर छप के विरोध किया, साइमन गो बैक और साइमन गो बैक। और इसी में ब्रिटिश के एक अंग्रेज था, बर्किल है, कहा कि ऐसा है कि आप ही रिपोर्ट बना लीजिए ना,
अगर इतना ही है कि आप सब पूरी सहमत है भारतीय लोग, तो आप एक हमको प्रस्ताव बना कर दे दीजिए, मैं उसको लागू कर दूंगा, लेकिन उसमें सहमति सभी दल का होना चाहिए। उसमें सभी दल का सहमति नहीं हो पाया। सोचो, उसने चैलेंज दिया लेकिन सहमत होकर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं कर पाया। नेहरू रिपोर्ट आया लेकिन सहमति होकर नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी मांग कर लिए। जिन्ना का 14 सूत्री मांग अपना मांग कर लिए वो, चाहे हमें मुसलमानों के लिए मांग करिए, सब लोग एक सहमत होकर नहीं किए। इसलिए ये बहुत बड़ी धब्बा है भारतीय को। जिस समय आंदोलन चरम में थी, जिस समय आपको पूरी तरह से बोल दिया गया कि आप हमको दीजिए बनाकर, मैं उसको लागू कर दूंगा, लेकिन सभी दल को सहमति होना चाहिए, उस समय भी हमारे दल एक नहीं हुआ। उस समय भी हमारे दल, तो अब क्या होंगे? अब होंगे। अभी अब तेजस्वी गए नहीं किए, तेजस्वी गए नहीं गए, शपथ ग्रहण में नहीं गए, तो एक नहीं हो पा रहे। कोई अगर आंदोलन हो रहा है, कोई या कुछ हो रहा है, कोई घटना घट रही है, तो विपक्षी दल जो है खुद ही बोल रहा है कि ये तो मोदी ने कराया, या अगर ब्रिटिश कांग्रेस सरकार होती तो कहती कांग्रेस ने। कुछ लोग इस तरह की नीति अपना रहे हैं। एक हुई है, पहले क्या हुई है? उस समय भी चैलेंज दे दिया गया था, एक आप नहीं हो पाए। तो हमारी किसी पार्टी से इंटेंशन नहीं है कि हम किसी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपको चैलेंज उस समय दिया गया तब भी आप एक नहीं हो। चलो, अब इसमें साइमन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्यीय टीम थी। सात सदस्यीय क्या थी? टीम थी। कितने सदस्यीय टीम थी? इसके अध्यक्ष जॉर्ज साइमन थे। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज साइमन। 7 फरवरी 1928 को यह भारत गठित हुआ। इंग्लैंड में भारत आया, भारत साइमन कमीशन आया 7 फरवरी, एक साल बाद 1928। 7 फरवरी 1928 में जैसे ही बंदरगाह मुंबई में पहुंचा, सभी लोग इसका क्या किए? विरोध करना, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगाने लगे। पोस्टर में छपवाए, सभी दीवारों में चस्पा कर दिए, लखनऊ में पतंगों में गुब्बारा फुलाकर उसमें लिख दिए साइमन गो बैक, साइमन। सभी जहां जहां साइमन के अध्यक्ष सदस्य गए, सभी जगह उनका विरोध हुआ। क्या हुआ? बहुत दमनकारी नीति चली, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग जो है इसका विरोध किए और लाठी डंडा खाए। उसी में लाला लाजपत राय लाहौर में विरोध करते हुए क्या हुए? खूब मार खाए। क्या किए? दमनकारी नीति अंग्रेजों की चली और मार खाए, और उसमें उनको गंभीर चोट लगी। बाद में उनकी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में। और उसी समय के कहें कि जो है कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई प्रत्येक लाठियां ब्रिटिश सत्ता के ताबूत का कील बने। ये स्टेटमेंट जो है लाला लाजपत राय का था। किसका था? ठीक है। अब इसमें कुछ लोग कहे, जैसे तिलक ने कहा यह सूर्य से वहीन उषा काल था। सूर्य से वहीन उषा, जब सूर्य ही नहीं है तो प्रातः काल कहां होगा जी? इसका कोई आधार? सूर्य से वहीन उषा काल था, मतलब इसका कोई, जब सूर्य नहीं होगा तो उषा काल प्रातः काल होगा, तो ये कोई आधार इसका नहीं। ऐसा एक कमीशन आया बाद में। और फिर बाद में यही, अब इस देखो एक चीज और पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उदारवादी दल ये कह दिए, क्या जानते हो क्या? उदारवादी दल बहुत उदार होते हैं। क्या होते हैं? वो चूंकि डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो इसको कह रहे हैं, लिखो भारत शासन अधिनियम 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र कहा जाता है। मैग्ना कार्टा में अधिकार कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा मतलब आपको कुछ अधिकार, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। भारत का यह अधिकार पत्र है भैया, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा, देखो बेटा प्रश्न कैसे आपको पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़ाना तो अलग बात है। जैसे कि अब पहली बार महिलाओं की भागीदारी किस अधिनियम दिया गया? बोलो, भारत शासन अधिनियम 1920। फिर बोल दिया कि सिखों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किसमें की गई थी? किसमें? भारत शासन अधिनियम 1900। फिर इसमें पूछ लिया कि भारत में प्रांतों में द्विसदनी की व्यवस्था किसमें किया गया था? दो प्रांतों में दो शासन की व्यवस्था किसमें किया गया था? किसमें? भारत शासन अधिनियम 1900। ये प्रश्न पूछा है। फिर केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था किसमें किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1920। ठीक है। अब भारत शासन अधिनियम के जस्ट बाद जो कौन से सदस्य की गठन हुआ? तो साइमन कमीशन की गठन हुआ। किसका गठन हुआ? फिर बोल दिया लोक सेवा आयोग की पहली बार जो है भारत में गठन कब हुआ? किस अधिनियम में? किसमें हुआ? भारत शासन अधिनियम 1900। तो ये सब प्रश्न पूछा हुआ, घुमा कर प्रश्न पूछा। मद्रास में गैर ब्राह्मणों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किसमें की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1900। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1900। मॉन्टेगू कौन थे? भारत सचिव। चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत का वायसराय। कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न का एक एक जवाब। अब एक पूछ लिया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किसमें की गई थी? तो 1909 में। 1900 भारत शासन अधिनियम 1909 में या पार्लियामेंटो सुधार 1909 यहां सिखों की दी गई है। ठीक है, इतना पूरा जब क्लियर कर लेना, आगे जो होगा, कितना टाइम हो गया, आगे जो होगा पूरा